गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है हमारे तोमर सर हैं जो आपको एसडीएस सिस्टम के बारे में बताएंगे। एसडीएस सिस्टम हमारा एक ट्रांसमिशन सिस्टम है। जब हम नेटवर्क के बारे में बात कर रहे थे तो एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज या एक नोड से दूसरे नोड पे हम जाते हैं, तो उसके लिए हमने ऑप्टिकल फाइबर मीडिया का प्रयोग किया हुआ है। तो ऑप्टिकल फाइबर मीडिया में किस सिस्टम के द्वारा हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। जब पीसीएम सिस्टम शुरू हुआ तो पीडीएस, एसडीएस, बीडब्ल्यूडीएम, सीपैन, ये हमारे ट्रांसमिशन का मॉडिफिकेशन रूप है जो समय के साथ अपडेट होता जा रहा है जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है। तो उसी में हमारा एसडीएस सिस्टम बहुत ही पॉपुलर सिस्टम रहा है जो एक काफ़ी लंबे समय तक और आज भी इसके काफ़ी हद तक इस्तेमाल होते रहे हैं। तो ये सिस्टम आगे के सिस्टम टेक्नोलॉजी को समझने के लिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे तोमर साहब बहुत एक्सपर्ट हैं, इसमें आपको एक पूरी ब्रीफ आइडिया देंगे और आप सब उम्मीद करते हैं कि इस सेशन का फुल एंजॉय करेंगे। 2 वीक की ट्रेनिंग लगभग पूरे जिन लोगों ने एनरोल किया है उनकी लगभग ट्रेनिंग पूरे होने वाली है। इसका कुछ पार्ट जो छूट गया था तो कल हम उसको कवर करेंगे इसको। तो मैं बिना देर किए तोमर सर का इन्विटेशन करता हूँ यहाँ पे। सर आपका स्वागत है इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। सेशन आपको हैंड ओवर कर। थैंक यू। Good morning to all the participants. Very welcome to this today's session of transmission technology. Myself Mahendra Singh Tomar. I am SG Transmission at ALTTC. अच्छा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक क्लियर? यस सर, यस। तो सर हम सेशन अपना थोड़ा इंटरेक्टिव रखेंगे, जहाँ भी आप लोगों को डाउट हो तो उसमें आप पूछिए। तो इस सेशन में एक लेक्चर ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का दीपक सर ने इससे पहले लिया था और उसकी कंटिन्यूएशन में ये टेक्नोलॉजी आज की एसडीएस टेक्नोलॉजी वी आर गोइंग टू कवर। The agenda for today's session will be this. We are going to know what is SDS, how it is evolved, क्या क्या उसके SDS के प्रीवियस टेक्नोलॉजी क्या थी, that was PDH, उसमें क्या लिमिटेशंस थे PDH के, so that we have to move over to SDS. And we will discuss about the hierarchies, how the multiplexing is being done in this SDS, what are the different frames, then bits. We're going to cover these topics. जैसा भी यादव सर ने बताया कि एसडीएस टेक्नोलॉजी हमारे कोर नेटवर्क का एक बहुत रिलायबल एंड रोबस्ट टेक्नोलॉजी है। इट इज गोइंग वेरी फाइन फ्रॉम लास्ट 25 और 30 ईयर। तो आप लोगों ने इस टेक्नोलॉजी का नाम सुना हुआ है, बताइए कुछ अगर किसी को इससे पहले आइडिया है एसडीएस के बारे में। तो एसडीएस स्टैंड्स फॉर सिंक्रोनस डिजिटल हायरार्की। ये कोर नेटवर्क की ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पर हमारा ये प्रयास रहता है हमारे जो थाउजेंड्स ऑफ इक्विपमेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कंट्री आर सिंक्रोनस विद ईच अदर। सर लैंग्वेज में ऐसे हम मिक्स रखेंगे, हिंदी इंग्लिश ठीक रहेगा या? तो जैसा मैंने बताया एसडीएस में ये टेक्नोलॉजी का पहला एक फीचर है सिंक्रोनस। क्योंकि टेलीकॉम में एक सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये रहती है कि हमारा जो भी डेटा किसी ट्रांसमीटर से रिसीवर तक जाए तो मशीनों के बीच में टाइमिंग मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो सिंक्रोनाइजेशन को इंश्योर करने के लिए हमारे यहाँ पर एक मास्टर क्लॉक का कंसेप्ट है। मास्टर क्लॉक जिसको कुछ सीआरसी बोलते हैं, प्राइमरी रेफरेंस क्लॉक, तो हमारे दिल्ली में केदार एक्सचेंज में लगी हुई है, उसकी एक रिकवरी क्लॉक बॉम्बे में है। तो उस क्लॉक के साथ में सारे नेटवर्क एलिमेंट इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री आर सिंक्रोनाइज इन द फेज लॉक लूप। सभी एक ही फेज पे काम कर रहे हैं
सभी एक ही टाइम में डेपिट करते हैं। तो सिंक्रोनाइजेशन से क्या बेनिफिट है कि एक तो कॉल ड्रॉप की प्रॉब्लम अवॉइड कर सकते हैं। ये चीज़ें हम आगे देखेंगे। और ये टेक्नोलॉजी अभी जो भी इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर रही है वो डिजिटल है, बाइनरी में है, क्योंकि एक्सेस नेटवर्क में एनालॉग है, पर यहाँ पर कोर नेटवर्क में एवरीथिंग इज बाइनरी एंड हायरार्की मींस डिफरेंट कैपेसिटी। एसडीएस टेक्नोलॉजी में जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनकी जो बिट रेट है उसको हम एसटीएम के फॉर्म बताते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम आगे लेक्चर में देखेंगे। तो ये एसडीएस की डेफिनेशन है एज पर आईटीयू। आईटी रिकमेंडेशन देता है कि कोर नेटवर्क में क्या हमें इम्प्लीमेंट करना है, अभी हमारा सिस्टम किस टेक्नोलॉजी के लिए तैयार है, या अभी एसडीएस के आगे हम एक और टेक्नोलॉजी पर जा रहे हैं जिसको सीकन बोलते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। तो दीदी एसडीएच इज ए सिंक्रोनस डिजिटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम एम टू प्रोवाइड सिंपल इकोनॉमिकल एंड फ्लेक्सिबल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमें कोर नेटवर्क में एक ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए थी जो कि पूरी ग्लोबली इंप्लीमेंट हो सके, क्योंकि एस डी एस 1990 में आया। उससे पहले क्या था, वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग हायरार्कीज इंप्लीमेंटेड थी। तो एक प्रॉब्लम हो रही थी उसके बीच में इंटरवर्किंग करने के लिए। जब एक कंट्री से इंफॉर्मेशन दूसरी जगह जा रही है तो वहाँ पर दूसरी हायरार्की इंप्लीमेंटेड है, एक दूसरी है, तो आपस में प्रॉब्लम ऑफ इंटरवर्किंग, तो इससे हमें कई सारे इंटरप्रेशन डिवाइस लगाने पड़ते थे। तो एस डी एस इज अ ग्लोबल स्टैंडर्ड एंड इट इज as we seen here the very simple technology that you can see here. This is a little bit about history of the SDH. So the standardization was started in 1984, and in 85 one of the standards of SDH, that is SONET, was born. तो सोनेट क्या है, एक एसडीएच का एक सुपर सेट है। सोनेट में कई सारी बिटरेट डिफाइंड थी, पर उनको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट उसमें से कुछ को एसडीएच में किया गया। तो सोनेट का फुल फॉर्म होता है सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क। तो यू कैन से दैट बोथ आर सिमिलर टेक्नोलॉजी, बट कुछ जगह सोनेट इम्प्लीमेंटेड है, कुछ जगह एसडीएच इम्प्लीमेंटेड है। तो इन दोनों के बीच में क्या किस तरह से सिमिलरिटीज है वो भी हम आगे लेक्चर में देखेंगे। तो टेक्नोलॉजी का आपका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ 1990। अब क्या ड्राइविंग फोर्सेस थे एसडीएच के लिए? न्यू एनहेंस सर्विसेज नीडिंग सिंक्रोनाइज्ड सॉल्यूशन। बिकॉज प्रीवियसली हमारे जितनी भी टेक्नोलॉजी काम कर रही थी, हम इस तरह से वॉइस बेस्ड चल रहे थे, तो वॉइस में इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, सिंपल कम्युनिकेट। पर अभी लोगों को डेटा वीडियो वो भी सब सर्कुलेट हो रहा है, तो वी आर गेटिंग मोर डिपेंडेंट ऑन टेलीकॉम सर्विसेज एंड वी नीड गुड क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो इसके लिए सिंक्रोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा। और हमें किसी मैच का लाइव कवरेज देखना है, अभी हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अभी हम शेयर कर रहे हैं, तो सभी चीज़ों के लिए किसी तरह का टाइमिंग इफेक्ट नहीं होना चाहिए। वेरी मल्टी ऑपरेटर इन्वॉल्वमेंट। बिफोर 1990 इंडिया में देखें तो डीओटी था, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ही था, तो एक सिंगल ऑपरेटर कंट्रीज होते थे। बट विद द टाइम क्या हुआ कि अब प्राइवेट ऑपरेटर्स भी आने लगे। तो डिफरेंट ऑपरेटर के बीच में किस तरह से आपको इंटरफेसिंग बनानी है, तो ये भी इसमें एक एस डी एच में इस बात को भी टेक केयर किया गया। तो इसका ये वाला बैक करना कहाँ से बैक?
श्रवण सर भी ज्वाइन किए हुए हैं क्या? तो इन दिस स्लाइड वी आर डिस्कसिंग अबाउट एसडीएच से पहले जो टेक्नोलॉजी थी उसको कि हम पीडीएच बोलते हैं। उस पीडीएच टेक्नोलॉजी में क्या था और उसकी क्या लिमिटेशंस थी कि हमको आपको पीडीएच एसडीएच में जाना पड़ा। तो ये पीडीएच हायरार्की के कुछ बिट रेट इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं। तो इंडिया वी वर फॉलोइंग यूरोप, हमने जो टेलीकॉम स्टैंडर्ड यूरोप से लिए, तो हम जो फॉलो कर रहे थे कि 2 MB, 8 MB, 34 MB, 140 एंड 555। इन ट्रांसलेशन वी कॉल देम E1, E2, E3, E4, E5। तो यहाँ पर मल्टी स्टेज में मल्टीप्लेक्सिंग होती थी। 4 स्ट्रीम ऑफ 2 MB, 2 MB को जिसको ट्रांसलेशन में PCM भी बोलते हैं। 2 MB की 4 स्ट्रीम कंबाइन होकर 8 MB बनाती है, 8 MB जाती है 34 बनाती है। तो यूरोप में ये हायरार्की चल रही थी। USA and Japan was working on some different hierarchy. There was concept of T1. In Europe we were using E1। E1 कैसे बनता है? 30 वॉइस चैनल को नए एक चैनल सिग्नलिंग का एक सिग्नल ऐड करते हैं तो आपका E1 बनता है, जबकि T1 बनता है 24 वॉइस चैनल कंबाइन करके। तो यूएसए एंड जापान वाज वर्किंग ऑन सम डिफरेंट हायरार्की। तो अभी हम क्या देखेंगे कि अब यदि यूरोप से कोई पैकेट 565 MBPS का पैकेट यूएसए जाता है या जापान जाता है, तो वहां पर वो स्टैंडर्ड या वो पैकेट साइज एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो क्या प्रॉब्लम आएगी? इंटरवर्किंग की। तो हमें एक इंटरफेसिंग डिवाइस लगाने पड़ेंगे। तो ये एक तरह से नॉन स्टैंडर्ड एक्सपीरियंस हुआ कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग हायरार्की काम कर रही थी। तो नॉन स्टैंडर्ड एक्सपीरियंस हो रहा था, इससे डिले बढ़ता था। और इस ड्रॉबैक के अलावा एक और ड्रॉबैक है जिसे हम आगे देख सकते हैं। तो limitations were non-standard experiences, 3 different hierarchies with different signal formats and line encoding methods. In the different parts of world, we were having different hierarchies, so problem of interworking between Europe, America, Japan, other parts of the world. Second limitation was network capacity. अब पीडीएच में जो हाईएस्ट डेटा रेट जो पॉसिबल था, जब हम देख पा रहे हैं कितना था, 565 मेगाबिट्स पर सेकेंड। और जो जैसे जैसे 2000 आते आते ये कैपेसिटी काफ़ी कम हो गई। मतलब इससे अब आपको सारी डिमांड आप कैटर नहीं कर सकते। देखो वी मूव टू एसडीए। एसडीए जाने के बाद में इसकी लिमिटेशन 40 Gbps तक हो गई। तो ये भी एक लिमिटेशन थी कि यहाँ पर जो हमारी वीडियो डिमांड और डेटा डिमांड जितनी बढ़ती गई, तो आज की डेट में तो हमें गीगाबिट या टेराबिट की बात करनी पड़ रही है। उसके लिए अभी हम टेक्नोलॉजी और आगे निकल चुके हैं एसडीएस से भी। अभी हम वी आर डिस्कसिंग अबाउट सीपैन एंड ओपीएन, जो भी बीएसएनएल में अंडर इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है। Another limitation of PDH was complex arrangements for dropping. So this can be seen from next slide here. यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि पीडीएच के केस में जब किसी टेलीफोन एक्सचेंज से 2 MB का एक डेटा आता है जिसको कि हम पीसीएम बोलते हैं, 2 MB की 4 स्ट्रीम आएंगी और उनको मल्टीप्लेक्स करके 8 MB का एक डेटा बनाया आपने। और 8 MB की 4 स्ट्रीम को कंबाइन करके 34 MB बनाया, 34 MB की 4 स्ट्रीम कंबाइन करके 140 बनाया। तो मल्टी स्टेज मल्टीप्लेक्सिंग हो रही थी। मतलब आप छोटे लेवल से मल्टीप्लेक्स करके हायर लेवल पर जा रहे हैं, कई सारी स्टेजेस में मल्टीप्लेक्सिंग करते हुए। अब दिस लाइन इज ऑफ कैपेसिटी 140 MB ट्रेवलिंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। नाउ अभी हमको क्या करना है, दूसरे सिटी में एक 2 MB की लाइन ड्रॉप करनी है। तो क्या दिक्कत आएगी? सबसे पहले हमको डीमल्टीप्लेक्स करना पड़ेगा। 140 MB को डीमल्टीप्लेक्स करके 34 MB, 34 MB को 8 MB, 8 MB को 2 MB। तो नंबर ऑफ स्टेजेस ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग, कई सारा हार्डवेयर लगा और इससे हमारे सिस्टम में डिले बढ़ गया। तो ये भी पीडीएच का एक लिमिटेशन है। सर अभी तक क्लियर है जो मैं बता रहा हूँ? अभी तक कुछ भी ऐसे जो हम अभी डिस्कस केवल कर रहे हैं कि एसडीएच से पहले जो पीडीएच था उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी, हमें एसडीएच पर क्यों जाना पड़ा और एसडीएच से पहले टेक्नोलॉजी में क्या था। दिस पॉइंट इज क्लियर? आई एम ऑडिबल सर?
Anyone, please respond. Yes, sir. Audible. तो अभी हमने पीडीएच की लिमिटेशन देखी। एक तो नॉन स्टैंडर्ड एक्सपीरियंस, इसका मतलब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग हायरार्की थी, तो उससे इंटरवर्किंग की दिक्कत थी। दूसरी प्रॉब्लम थी नेटवर्क कैपेसिटी की, कि हमें हाईएस्ट कैपेसिटी जो पीडीएच में अवेलेबल थी, इट वाज ओनली 565 मीपीएस, बट इन द केस ऑफ एसडीएच हमें कैपेसिटी उससे लगभग 70 टाइम्स 40 जीबीपीएस तक पहुंच गए। थर्ड लिमिटेशन पीडीएच की थी, जो भी नेक्स्ट डायग्राम में देखा था, कि ड्रॉपिंग करने के लिए जब किसी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पहुंचते हैं और हमें वहाँ की जो इन्फॉर्मेशन जो हम इकट्ठी करके लाए हैं उसे वहाँ पर ड्रॉप करना है, कि एक्सचेंज को पीसीएम की इन्फॉर्मेशन ड्रॉप करनी है, तो हमें मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग करनी पड़ती थी। तो ये भी एक डिले, दिस वाज प्रोवाइडिंग डिले। तो अनदर लिमिटेशन वाज क्वालिटी ऑफ सर्विस। Since in the PDH there was no concept of master clock, network synchronized नहीं था, तो आपको एडिशनल जस्टिफिकेशन बिट लगानी पड़ती थी, तो क्वालिटी ऑफ सर्विस एज पर रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो these were the limitations of PDH which we have discussed। और मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग से आपका सिस्टम में डिले आता है। तो वी कैन समराइज हियर एडवांटेज ऑफ एसडीएच। एसडीएच आने के बाद में क्या क्या एडवांटेज हुए। फर्स्ट एडवांटेज इज सिंप्लीफिकेशन। जैसे हमने 1990 में आईटीयू के रिकमेंडेशन पर एसडीएच को इम्प्लीमेंट किया, सबसे पहली एक सिंप्लिसिटी आई सिस्टम में, दैट ऑल द वेंडर्स आर वर्किंग ऑन द सेम स्टैंडर्ड एंड द सेम हायरार्की इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये हमारे लिए आसान हो गया कि हम किसी वेंडर से इक्विपमेंट परचेज कर सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी अंडरलाइन टेक्नोलॉजी सबकी सेम है। सेकेंड क्या हुआ, एबिलिटी टू डायरेक्टली ड्रॉप द लोअर ट्रिब्यूटरी। हायर कैपेसिटी नेटवर्क से यदि आप उसमें किसी 140 Mbps की लाइन में से 2 MB को ड्रॉप करना चाहें, इट इज़ इजीली पॉसिबल। ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि एसडीएच का इम्प्लीमेंटेशन जब हुआ तभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी चल रहा था, और उन्होंने एसडीएच में यूज किया कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर। एज यू नो, जब सी लैंग्वेज में पॉइंटर होता है तो वो क्या करता है, जैसे हमारा प्रोग्राम मेमोरी में कहाँ पर जाके स्टोर हो रहा है वो पॉइंटर उसको इंडिकेट करता है। सिमिलरली जब भी किसी टेलीफोन एक्सचेंज से कोई 2 MB का लाइन आती है, तो उस लाइन के साथ में एक लोकेशन, जिसको हम पॉइंटर बोलते हैं, अटैच कर देते हैं। तो हमारा जो सिस्टम सेंट्रल ऑफिस है एनएमएस नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू किसी भी इंफॉर्मेशन को ड्रॉप करने के लिए केवल पॉइंटर से उसकी लोकेशन देखता है, वहाँ पर जाके उसको रीड कर लेता है। तो किसी इंफॉर्मेशन को ऐड करना और उसको ड्रॉप करना, मतलब जब हमारा इक्विपमेंट एसडीएच पे जहाँ लगा हुआ है वहाँ पे इंफॉर्मेशन को उसमें ऐड किया हमने ट्रांसमिटिंग एंड पर, और रिसीविंग एंड पर हमने उसको ड्रॉप किया, बोथ बिकम ईजियर। So this point is clear. Okay. Next is SDH can accommodate both existing and future signals. तो SDH को जब इम्प्लीमेंट किया गया तो ये देखा गया कि SDH के उस समय जो पीडीएच हायरार्की चल रही थी उसको वो सब एकोमोडेट करे, मतलब पीडीएच हायरार्की का आउटपुट एसडीएच इक्विपमेंट में एज अ इनपुट दे सकें। तो ये रिक्वायरमेंट हमारी क्या होती है, एट वन गो हमें पूरे इक्विपमेंट्स को स्क्रैप नहीं करना है, इसमें मतलब फेज मैनर में, फेज वाइज मैनर में उसको रिप्लेस करते हैं। तो वो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी क्या थी, पीडीएच की। पीडीएच को भी सपोर्ट करता है, दिस इज द बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी एंड फ्यूचर सिग्नल्स। तो एसडीएच के आने के बाद में जो नेक्स्ट आपके टेक्नोलॉजी आई, ईथरनेट टेक्नोलॉजी आई, आपकी एमपीएलएस टेक्नोलॉजी आई, उनकी एप्लीकेशंस को भी किस तरह से एसडीएच में आप मैप करेंगे। तो ये भी सारी एसडीएच सपोर्ट करता है, मीन्स इट कैन बी कस्टमाइज्ड टू सपोर्ट द न्यू एप्लीकेशंस ऑफ ईथरनेट, एमपीएलएस, ऑल दिस थिंग्स। इम्प्रूव सर्विस क्वालिटी। अब हमारा जो नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम एनएमएस है इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम सेंट्रल ऑफिस में बैठ के ये पता लगा सकते हैं कि किस सिग्नल में बिट एरर कितना आ रहा है, या फिर कहीं पर ऑप्टिकल फाइबर ब्रेक हो गया तो अलार्म आएगा, लॉस ऑफ सिग्नल। तो थ्रू सुपरविजन वी आर कीपिंग अ चेक ऑन द सर्विस क्वालिटी। Advanced network management and maintenance capabilities. As per the customer requirement, we can increase the size of the link, or we can decrease the capacity of the link.
we can take the corrective actions for doing the work of splicing. तो अभी जैसे कहीं फाइबर ब्रेक हो गया तो आपको वहाँ पर लोकेशन पर जाके उसको स्प्लाइस कर देना है। कहीं पर पैकेट लॉस ज़्यादा हो रहा है तो अलार्म आएगा, लॉस ऑफ पॉइंटर या लॉस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन जो भी आएगा उसका एक्शन ले सकते हैं। सेंट्रल ऑफिस में आपको एनएमएस का वो चीज़ें अलार्म आ रहा है, ये भी इसका एडवांटेज है। नेटवर्क सर्वाइबिलिटी, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एसडीएस। मीन्स हमारा जो एसडीएस सिस्टम है उसको रिंग टोपोलॉजी में डिप्लॉय किया जाता है। मान लीजिए 4 डिवाइसेज हैं ए बी सी डी, बोथ आर ऑल आर डिप्लॉयड इन द रिंग टोपोलॉजी। उसमें क्या है, यदि जो हमारा ए बी से कनेक्टेड है, सी से, देन डी से, और डी ए से कनेक्टेड है, जब ए और बी के बीच में कनेक्टिविटी हमारी ब्रेक हो जाए तो जो हमारा कनेक्शन है वो ए से डी, डी से सी और बी पर आएगा। इफ फाइबर इज ब्रोक डाउन ड्यू टू एनी construction activity or something, my traffic will switch from working part to the protection part and connectivity will remain uninterrupted. तो ये एक बड़ा फीचर है कि हमारे ऐसे इक्विपमेंट से कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कोई बैंक कनेक्टेड है, कॉलेजेस कनेक्टेड हैं, तो वहाँ पर अगर एक फाइबर ब्रेक होता है तो विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 50 मिली सेकेंड, इसको रेजिलियंसी बोलते हैं, उस दौरान हमारा ट्रैफिक वर्किंग से लेके प्रोटेक्शन पर स्विच कर जाएगा, जिसमें सर्वाइबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, नॉट प्रेजेंट इन पीडीएस क्योंकि वो लीनियर टोपोलॉजी पे काम करता था, ऐसे ही हमारा काम करता है रिंग टोपोलॉजी पर। डायनेमिक नेटवर्क कैपेसिटी मैनेजमेंट, अब एसडीएस में कुछ ऐसे फीचर होते हैं कि यदि जो हमारी लिंक में से कुछ फाइबर या कुछ एलिमेंट्स किसी तरह का एरर एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो कैपेसिटी कैन बी एडजस्टेड ऑटोमेटिकली। तो इसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिनको बोलते हैं लिंक कैपेसिटी एडजस्टमेंट स्कीम, एलकास। तो बाय वर्च्यू ऑफ दीज योर प्रोटोकॉल हम कैपेसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। तो ये सारा एसडीएस में है। तो दीज आर द एडवांटेज। सर अभी तक ठीक चल रहा है सर? लैंग्वेज ओके? एनी क्वेश्चन हियर? आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं एसडीएच इक्विपमेंट में किन किन डेटा रेट को सपोर्ट करता है। तो एसडीएच इक्विपमेंट या टेक्नोलॉजी आपके बेसिकली 3 कंटेनर से मिलकर बनी हुई है। दीज आर द सम लॉजिकल यूनिट। कंटेनर C12, या आप ये कह सकते हैं कोई एसडीएच इक्विपमेंट यदि आप देखते हैं हमारे ट्रांसमिशन रूम में, वहाँ पर क्या क्या पोर्ट अवेलेबल होंगे जहाँ से कि हम अपने एक्सेस नेटवर्क किसी टेलीफोन एक्सचेंज से, मोबाइल की एमएससी से जो लाइंस लेके आएंगे, पीसीएम लेके आएंगे, वो किस किस कैपेसिटी के पोर्ट लगे होंगे। एक पोर्ट होगा 2 MB कैपेसिटी के पीसीएम कनेक्ट करने के लिए, जो हमारे पीसीएम को C12 कंटेनर से जाके मैप कर देगा। दूसरा पोर्ट होगा 50 MB कैपेसिटी का। तो यहाँ पर 34 MB जो कि पीडीएस में एक लिंक का साइज था, या 45 MB फोनेट में होता है, उन सभी को आप इस कंटेनर C3 मैप कर सकते हैं। तीसरा होता है C4, इसका साइज होता है 150 MB। तो इसमें पीडीएस का 140 MB का, या एज पर रिक्वायरमेंट आप 3 तरह की डेटा को सपोर्ट कर सकते हैं। तो एसडीएच इक्विपमेंट विल हैव दिस पोर्ट, 2 MB पोर्ट, और यू कैन से दिस 50 MB पोर्ट, और इट इज यूज फॉर 34 MB कैपेसिटी, बट इससे ज़्यादा भी आता है 45 MB 40 MB का, तो भी इसको सपोर्ट कर सकता है 150 MB। इसके अलावा एक नया एडिशन एसडीएच के बाद जो नई टेक्नोलॉजी नेक्स्ट जनरेशन एसडीएच आई, उसमें ईथरनेट कार्ड भी लगाया गया। तो ईथरनेट कार्ड में आपका 10 MB 100 MB के डेटा को भी आप डायरेक्टली ईथरनेट कार्ड में कनेक्ट कर सकते हैं। तो इन दिस स्लाइड वी कैन सी हियर एसडीएच कैन सपोर्ट 2 MB 34 MB एंड 140 MB, जिसके करस्पॉन्डिंग उसमें 3 तरह के कंटेनर हैं। 2 MB के लिए C12 कंटेनर, 34 MB के लिए C3 कंटेनर, 140 MB के लिए C4 कंटेनर। ये 2 MB वगैरह क्या है, पीडीएच की हायरार्की, जो कि एक्सेस नेटवर्क में नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं। और अपार्ट फ्रॉम एक ईथरनेट का पोर्ट भी है जो कि इंटरमीडिएट, वो एसडीएच का नेक्स्ट एडवांसमेंट था तब आया था। अब
एक STM1 इक्विपमेंट है तो उसमें 140 MB का एक लाइन कनेक्ट कर सकते हैं, 34 MB की 3 लाइन कनेक्ट कर सकते हैं और 2 MB की 63 लाइन। तो ये भी आगे मैं आपको एक मल्टीप्लेक्शन डायग्राम में पूरा एक्सप्लेन करूंगा ये कहाँ से आता है। Now in this slide we are seeing some comparison between SONET और SDH। मैंने आपको बताया था जब 1985 में इसके डेलिब्रेशन चल रहे थे कि कोर नेटवर्क में क्या इम्प्लीमेंट करना है, तो एक सबसे पहले स्टैंडर्ड निकल के आया सोनेट का। सोनेट स्टैंड्स फॉर सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क। सोनेट में जो बिट रेट थे, जो चैनल कैपेसिटी थे, उनको ओसी बोलते हैं, ऑप्टिकल कैरियर। तो यहाँ पर जो डिफरेंट बिट रेट आए OC1, OC3, OC9, OC12, तो जब हम लिटरेचर अभी देखें, हम गूगल में पढ़ें तो कोई बोलता है यहाँ पर OC12 का लिंक है या OC आपका 48 का लिंक है, तो इस लिंक की कैपेसिटी कितनी है? तो OC1 स्टार्ट होता है 51.84 Mbps से, मेगाबिट्स पर सेकेंड। देन OC3 है 155.52 Mbps का। तो सोनेट की जो स्टैंडर्ड है वो इतनी सारी बिट रेट को सपोर्ट करता है। वहीं पर SDH रीजन से SDH इज सबसेट ऑफ सोनेट, और SDH का इम्प्लीमेंटेशन केवल इन 4 डेटा रेट्स का हुआ। STM1 जो कि इक्विवेलेंट है OC3 के, और कहीं पर OC3 टर्म लिखा हुआ या STM1 लिखा हुआ, बोथ आर द सेम एंड बोथ आर रिप्रेजेंटिंग अ डेटा रेट ऑफ 155.52 Mbps. Then we have this STM4. STM4 एग्जैक्टली STM1 का 4 टाइम्स है। अब क्या है, ये भी एक डिफरेंस है PDH और SDH में। जब हम PDH में थे, SDH से पहले टेक्नोलॉजी, वहां पर जब हम नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं वो पुरानी टेक्नोलॉजी के 4 टाइम्स से कुछ ज़्यादा होती थी, क्योंकि वहां पर नेटवर्क जो इंफॉर्मेशन आ रही थी अलग अलग सोर्सेज से आ रही थी, डेटा असिंक्रोनस था, इसीलिए कुछ जस्टिफिकेशन बिट का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। बट STM में क्या है, डेटा सिंक्रोनस है, इसीलिए जब नेक्स्ट हायरार्की पे जाते हैं, नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं, इट इज एग्जैक्टली 4 टाइम्स। आप मल्टीप्लाई कीजिए 4 का, आपको नेक्स्ट लेवल आ जाएगा। तो STM4 कितना है? 622.08। अभी मैं आपको इसका सिग्निफिकेंस बताऊंगा कि STM1 155 है तो इसका कितने वॉइस चैनल, मतलब इसका कितने डेटा को हम कैरी कर सकते हैं इसमें। तो STM4 एंड OC12 बोथ आर इक्विवेलेंट। देन इट इज STM16, इसका नेक्स्ट इक्विपमेंट STM16 है। इसकी कैपेसिटी 2488 Mbps, ये इक्विवेलेंट है OC48 के। इसको 2.5G बोलते हैं। अगर आप BSNL के ट्रांसमिशन रूम में जाएं और पूछेंगे कि आपके यहाँ इक्विपमेंट कौन सा लगा हुआ है, वो बोलेंगे हमारे यहाँ STM1 लगा हुआ है या STM4 लगा हुआ है, हमारे इक्विपमेंट को इस नाम से जानते हैं। तो दे आर बेसिकली टेलिंग यू अबाउट द कैपेसिटी, कि हमारे यहाँ किस कैपेसिटी का इक्विपमेंट लगा हुआ है। तो STM4 ये लगा हुआ है तो 622 Mbps, वो लगभग 7500 वॉच को कर सकता है कैरी। तो ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, STM1 63 PCM को इंफॉर्मेशन कैरी कर सकता है, और एक PCM में 30 वॉइस चैनल होते हैं। PCM मतलब एक E1 एक 2 MB की लेंथ, जो कि सीधी टेलीफोन एक्सचेंज से आती है। उस E1 के अंदर 30 वॉइस चैनल की इंफॉर्मेशन कंबाइंड होती है। तो एक STM1 में 63 PCM को इकट्ठा कर सकता है। तो यदि हम इसमें टोटल कैलकुलेट करें, STM1 इक्वल टू 63 PCM और 63 into 30 मीन्स 1890 नंबर ऑफ वॉइस चैनल, टेलीफोन लाइन्स की हम बात कर रहे हैं, और इक्विवेलेंट। जरूरी नहीं है कि STM1 में केवल हम टेलीफोन एक्सचेंज की इंफॉर्मेशन ले जाएंगे, मे बी वहाँ पर मोबाइल की MSC लगी हो या ब्रॉडबैंड का कोई हमारा सर्वर लगा है, वो सारी अपनी इंफॉर्मेशन आगे STM1 तक ले जा रहे हैं। तो उस एरिया की टेलीग्राफिक डेंसिटी, मतलब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से हम उसमें से कोई भी इक्विपमेंट वहाँ पर लगाएंगे। अब STM4 की बात करें तो ये लगभग 7560 वॉइस चैनल, या फिर आप कह सकते हैं 7500 टेलीफोन लाइनों को की इंफॉर्मेशन को ले जा सकता है। STM16 इसका भी 4 टाइम्स है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 30,000 वॉइस चैनल को ले जा सकता है। STM64 है 9953 MB, ये 1,20,000 वॉइस चैनल को एक साथ कमांड करके ले जा सकता है। इसको 10G बोलते हैं। तो अगर कहीं हम जाएँ तो बोलेगा हमारे यहाँ 10G का इक्विपमेंट लगा हुआ है, तो इसका मतलब STM64 लगा हुआ है। कोई कहेगा हमारे यहाँ 2.5G का कैपेसिटी इक्विपमेंट लगा हुआ है, STM16 लगा हुआ है।
तो सर ये टर्म्स को आपको ऐसा तो मैं शेयर करूंगा, ज़्यादा शेयर कर देंगे, तो इसमें जस्ट ये थोड़ा सा हम याद कर लेंगे। जैसे STM1 की कैपेसिटी है 155 Mbps और ये लगभग 2000 टेलीफोन लाइनों के लिए बनाया गया। STM4 साढ़े सात हजार टेलीफोन लाइनों के लिए बनाया गया। STM16 इज फॉर 30,000 एंड STM64 फॉर 1,20,000 and STM64 is known as 10G and STM16 is known as 2.5G। सर अब क्लियर है अभी तक? बताइए। यस सर। अभी तक सर कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं आप, मतलब जैसे ये टेक्नोलॉजी, ये क्लियर है सर? ये टेक्नोलॉजी कहाँ पर लगाते हैं इस इक्विपमेंट को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर हमें ये पता होना चाहिए हम जो पढ़ रहे हैं कि ये इक्विपमेंट हमने कहाँ पर लगाया। जैसे मैंने बताया था SDH इक्विपमेंट कोर नेटवर्क, एक होता है एक्सेस नेटवर्क जहाँ पर आपका टेलीफोन एक्सचेंज है, मोबाइल MSP है, जहाँ से सब्सक्राइबर कनेक्टेड है। उसके बाद कोर नेटवर्क आया। कोर नेटवर्क में सब्सक्राइबर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता, तो वो जो एक्सेस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को आप उसकी ग्रुपिंग करके उसका PCM बना के इन इक्विपमेंट पे लेके आते हैं। तो SDH टेक्नोलॉजी एक तरह से काम करती है एग्रीगेटर ऑफ ट्रैफिक ऑफ पार्टिकुलर लोकेशन। मान लीजिए अभी हम गाजियाबाद में हैं, तो गाजियाबाद में यहाँ पर जो भी मोबाइल का ट्रैफिक है, लैंडलाइन का ट्रैफिक है, जो भी वो सारा इकट्ठा होकर टेलीफोन एक्सचेंज आता है, वहाँ पर जो हमारा ट्रांसमिशन रूम है वहाँ पर ये STM1 4 16 इक्विपमेंट लगे हुए हैं। तो वो सारी इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके जो नेक्स्ट लोकेशन तक, यहाँ से हमारे गाजियाबाद से दिल्ली ले जाना है, फर्दर आगे ले जाना है, तो ये इक्विपमेंट कोर नेटवर्क का पार्ट है जो कि सारे डिफरेंट टाइप ऑफ आपके टेलीफोनिक आपकी एप्लीकेशंस हैं उनको इकट्ठा करके, जस्ट लाइक एन कुरियर पर्सन। जैसे कुरियर पर्सन किसी शहर में है तो वो क्या करता है, अलग अलग पैकेट डिफरेंट लोकेशन से इकट्ठे करता है, अपने ट्रक में रखता है और दूसरी जगह ले जाता है। इसी तरह से हमने पैकेट कहाँ से लिए, टेलीफोन एक्सचेंज से लिए, हमने मोबाइल MSP से लिए। हर पैकेट के ऊपर एक लोकेशन, जिसको मैंने पॉइंटर बताया था, पॉइंटर अटैच किया और ट्रक को एक जगह से दूसरी जगह ले गए। वहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ जो लोकेशन इसमें रेसिपिएंट की लिखी हुई है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर सर? ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर का, इसमें कैसी टेक्नोलॉजी आपको समझना आएगी। ये मल्टीप्लेक्सिंग स्ट्रक्चर है बेसिकली। SDH इक्विपमेंट में जो कंबाइनिंग मैं बता रहा हूँ 63 वगैरह कैसे हो रही है और उसमें क्या क्या कंट्रोल बिट्स को ऐड किया जा रहा है। इन दिस डायग्राम हम देख सकते हैं राइट हैंड साइड पर क्या है, तीन तरह के आपके इनपुट पोर्ट दिए हुए हैं। एक पोर्ट है 2 MB का, एक 34 MB का, एक 140 MB का। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो इक्विपमेंट पे आ सकती है, इट कैन बी ऑफ द साइज 2 MB और 34 MB और 140 MB। इसके अलावा मैंने बताया था कि इथरनेट भी होता है, पर क्योंकि वो थोड़ा एडवांस लेवल का है इसलिए हम उसको यहाँ पर नोटिस नहीं करते हैं। इथरनेट कार्ड में क्या होता है, ये C1 इनकी ग्रुपिंग हो जाती है, तो वहाँ पर इथरनेट कार्ड कैन सपोर्ट 10 MB 100 MB 1 GB एज पर रिक्वायरमेंट, है ना। तो अभी जस्ट ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये मान लीजिए तीन तरह के कंटेनर हैं। तो 2 MB की लिंक आई, एक PCM आया आपका टेलीफोन एक्सचेंज से 2 MB का, और वो एक पोर्ट में हमने उसको कनेक्ट कर दिया। उस पोर्ट ने उसको मैप किया कंटेनर में एक लॉजिकल यूनिट से C12। बेसिकली ये दो तरह के होते हैं, C11 और C12, इसलिए यहाँ C1 लिखा हुआ है। C11 इज यूज फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड P1 और C12 यूज किया गया यूरोपियन स्टैंडर्ड P1 के लिए, इसलिए यहाँ C1 है। अब इस कंटेनर में सिस्टम एल्गोरिथम के द्वारा एक एडिशनल बाइट ऐड करता है जिसको बोला जाता है पास ओवरहेड बाइट, और वो बन गया कंटेनर, बन गया वर्चुअल कंटेनर। पास ओवरहेड क्या करता है, जो भी इंफॉर्मेशन इस स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाएगी उसमें ट्रांसमिशन के दौरान किसी तरह का एरर आता है, मान लीजिए उसमें किसी तरह के बिट का मतलब 0 से 1 कन्वर्ट हो जाता है, पैरिटी वायलेशन हुआ, या फिर जो एक्सचेंज से आ रही है वहां पर वो लाइन ब्रेक हो जाए तो लॉस ऑफ सिग्नल, ठीक है।
तो ये डिफरेंट और किस टाइप की इंफॉर्मेशन, वेदर इट इज अ टेलीफोन इंफॉर्मेशन, वेदर इट इज अ इथरनेट डेटा, वेदर इट इज एमपीएस डेटा, वो सारी चीजें ये पास ओवर हेड की जो बाइट्स है वो उसमें उसका एक तरह से इंटेलिजेंस ऐड कर दिया। एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन आई, उसमें आपने पास ओवर हेड P1 में ऐड किया तो बन गया वर्चुअल कंटेनर। So we have introduced intelligence in the system that by reading this path overhead byte, our system of SGX can know कि अगर कोई अलार्म आया है तो वो अलार्म मतलब कोई इसमें दिक्कत आ रही है, किसी तरह का एरर आ रहे हैं, तो वो एरर ये इसकी बाइट्स को पढ़ के एनएमएस को पता चल जाएगा, तो लगातार इसको मॉनिटर करता रहता है। नेक्स्ट लेवल पर यहाँ पर ऐड किया जाता है पॉइंटर। मैंने बताया था कि एसडीएच का एक एडवांटेज क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन आती है तो उसके साथ में ये पॉइंटर अटैच कर देता है। पॉइंटर क्या है, लोकेशन। तो पॉइंटर अटैच किया गया वीसी में, ये बन गया ट्रिब्यूटरी यूनिट। पॉइंटर का क्या काम है कि जो लास्ट में हमारा इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर STM1 बनने वाला है, सिस्टम की पूरी कैपेसिटी का बड़ा कंटेनर बनने वाला है, उसमें ये पार्टिकुलर 2 MB का पैकेट, छोटा पैकेट कहाँ पर लोकेटेड है, इट विल बी आइडेंटिफाइड बाय दिस पॉइंटर। आफ्टर एडिशन ऑफ पॉइंटर इट विल बिकम ट्रिब्यूटरी यूनिट। ट्रिब्यूटरी वर्ड जैसे रिवर से लिया गया है, बड़ी रिवर में छोटी छोटी रिवर आके मिलती है तो बड़ी एक रिवर बन जाती है। इसी तरह से STM1 हमारा जो एक बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा, उसमें 2 MB की अलग अलग स्ट्रीम डिफरेंट लोकेशन से आके मिलेंगी, therefore it is called ट्रिब्यूटरी यूनिट, TU। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, ट्रिब्यूटरी यूनिट का ग्रुप। 3 ट्रिब्यूटरी यूनिट का कंबाइन होकर बनाते हैं ट्रिब्यूटरी यूनिट ग्रुप, टग ऑफ लेवल 2। तो हम कहेंगे इस स्ट्रक्चर के अंदर 2 MB की 3 लाइन्स को कंबाइन कर सकते हैं, इसका कैपेसिटी 6 MB हो गया। सर ये क्या हो रहा है, एक तरह से एल्गोरिथम है, उसके बेस पर सिस्टम आपका आप 2 MB की लाइन को ऐड करते जा रहे हैं लोकेशन का, वो वहां पर अंदर कंबाइन करता जा रहा है। नेक्स्ट में आपका 7 स्ट्रीम ऑफ टग 2 कंबाइन टू मेक टग 3। आपके जो टग 2 में आपके 2 MB की 3 लाइनें थी, तो उस तरह की 7 टग 2 ने कंबाइन होकर टग 3 बनाया। ट्रिब्यूटरी यूनिट ग्रुप, ट्रिब्यूटरी यूनिट ग्रुप ऑफ लेवल 3। यहाँ पर टोटल इसमें 2 MB की कितने लाइन आ सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 हुआ था, मल्टीप्लाई बाय 7 हुआ, तो यहाँ पर 21। दिस स्ट्रक्चर कैन अकोमोडेट 21 नंबर ऑफ इवन लिंक। इवन मतलब 2 MB या PCM। In the next stage, step 3 tug 3 combine to make next structure VC4। तो इस तरह से 3 into 7 into 3 ये स्ट्रक्चर जो बना, यहाँ पर 63 2 MB लिंक को कंबाइन कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर, यदि मेरे पास इनपुट 2 MB का आता है तो मैं 63 इनपुट को इक्विपमेंट से ऐड करके और इस सिंपल एक पैकेट में ला सकता हूँ। ये तो एक पाथ हो गया। दूसरा पाथ 34 MB का इनपुट आया। 34 MB के इनपुट में सबसे पहले उससे भी एक कंटेनर है, कंटेनर डिफरेंट साइज का है, ये 50 MB कंटेनर है, और इसको 34 MB में जो इस्तेमाल किया गया, क्योंकि यहाँ पर इनपुट में आप 34 MB दे सकते हैं या फिर 45 MB भी दे सकते हैं, जो कि फोनेट का एक स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पर दोनों को कंबाइन करके C3 मैप किया गया। फिर लास्ट में हमने क्या ऐड किया था कंटेनर में, पास ओवरहेड। तो यहाँ पर भी पास ओवरहेड को ऐड किया गया, ये बन गया बच्चों कंटेनर ऑफ लेवल 3। पास ओवरहेड का वर्क सेम है, किसी भी तरह के एरर को डायग्नोज करना, ट्रांसमिशन के दौरान एरर में किसी तरह का मतलब पैरिटी वायलेशन होता है तो बताएगा वो, या इनपुट लिंक हमारी ब्रेक हो जाएगी तो लॉस ऑफ सिग्नल देगा, और किस टाइप की इंफॉर्मेशन है, ये सारी बातें आपके पास ओवरहेड की बाइट को पढ़ के सिस्टम को पता चलती हैं। तो ये बफर कंटेनर बन गया। नेक्स्ट लेवल पे हमारा पॉइंटर ऐड हुआ, तो ये पॉइंटर ऐड होने से ट्रिब्यूटरी यूनिट बना, और ट्रिब्यूटरी यूनिट ऑफ लेवल 3। और ये एक टग 3 में एक सिंगल, अगर टग 3 स्ट्रक्चर जिसमें कि हमने 21 2 MB लिंक को मैप किया था, तो 34 MB का एक सिंगल लिंक मैप होगा। नेक्स्ट अगेन ये 3 टग 3 मिलकर VC4 बनाते हैं, तो हम कह सकते हैं VC4 में
या तो 63 MB को मैप कर सकते हैं या फिर 34 MB का एक सिंगल लिंक मैप होगा। ठीक है, अभी ये पास में भी क्लियर करूंगा, इससे पहले ये चल रहा है। तीसरा केस आया जब हमारा इनपुट 140 MB का है, हमें लार्जर इनपुट मिला 140 MB का, वो एक और पोर्ट है, बड़ा कैपेसिटी का पोर्ट है, उसमें 140 MB कंटेनर मैप कर दिया गया। तो सिंगल इसमें पास ओवर हेड ऐड हुआ अगेन एरर को पता लगाने के लिए, और ये वर्चुअल कंटेनर VC4 में ऐड हुआ। तो वी कैन सी हियर फ्रॉम दैट VC4 में 140 MB का लिंक आएगा तो सिंगल कनेक्शन, 34 MB का आएगा तो तीन कनेक्शन, और 2 MB का आएगा तो 63 कनेक्शन। इस तरह के 3 टाइप के हमारे पास कॉम्बिनेशन मिल गए। ये हम बात करें अभी STM1 इक्विपमेंट के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट लेवल पर क्या होता है, VC4 जो बन गया वर्चुअल कंटेनर ऑफ लेवल 4, इसमें एक और पॉइंटर ऐड किया जाता है। ये पॉइंटर क्यों है, क्योंकि ट्रांसमिशन के दौरान हमारा सिस्टम में कुछ लैग आ सकता है, डिले आ सकता है। तो एक्चुअल हमारे डेटा का ऑफसेट कहाँ से स्टार्ट होता है, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए यहाँ पर ये पॉइंटर ऐड किया जाता है, जो कि उसको पॉइंटर को पॉजिटिव इंक्रीमेंट और नेगेटिव इंक्रीमेंट कर सकते हैं, जो उसकी जो भी लैग को एडजस्ट करने के लिए। यहाँ पर एक पॉइंटर ऐड किया गया, फाइनल पॉइंटर बोलते हैं इसको, और इससे AU4 बना। AU4 और AU3 इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये एक जनरल स्ट्रक्चर यहाँ से तब 3 से AU3 बनता है उसके लिए है, बट फॉर आवर केस बोथ आर द सेम। और इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ग्रुप, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ लेवल 4। एंड फाइनली यहाँ पर हम 81 बाइट ऐड करते हैं ऑफ कंट्रोल इंफॉर्मेशन, जिसमें एक सिस्टम की पूरी जानकारी है, क्योंकि इनकमिंग इंफॉर्मेशन को ग्लोबल क्लॉक के साथ अलाइन करने के लिए, एक तरह से उसकी सिंक्रोनाइजेशन क्वालिटी पता करने के लिए, ये मतलब 81 बाइट्स को बोला जाता है SOH, सेक्शन ओवरहेड। सेक्शन ओवरहेड बहुत इंपॉर्टेंट है SDH में। ये यदि एक पाथ ब्रेक होता है तो अल्टरनेट पाथ कौन सा लेना है, तो सर्वाइबिलिटी कंसेप्ट था वो यहाँ से फुलफिल होता है। हमारे डिफरेंट चैनल्स बनते हैं, उन चैनल का कॉन्फ़िगरेशन या उनके मेंटेनेंस मैसेजेस इन 81 बाइट पर ट्रेवल करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये STM-N बन जाता है। अभी जैसे हमने केस पढ़ा STM1 का है, यदि यहाँ से हम STM4 बनाना चाहें तो इस तरह की 4 लिंक हो सकती हैं, इसमें से मतलब वो C4 के 4 इनपुट आ सकते हैं या डिफरेंट कॉम्बिनेशन। इट कैन बी पॉसिबल यदि STM4 है तो 63 हमने 2 MB को ले लिए, और इससे STM1 बन गया एक 34 MB का भी हमने एक 3 ले लिए, तो एक STM1 इधर से बन गया, और बाकी C4 के 2 ले लिए। तो इस तरह से STM4 में 4 STM1 आर देयर एंड दे कैन बी कॉन्फ़िगर्ड डिफरेंटली। सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन मतलब ये वाली स्लाइड है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये आपको SDH की वर्किंग को एक्सप्लेन करता है। यदि मैंने बोला कि SDH के अंदर 63 PCM 2 MB लिंक है तो वो कैसे आए, या फिर SDH एरर को मॉनिटर कैसे कर रहा है, या फिर वो पॉइंटर लोकेशन तक पहुंचता कैसे है, इसमें कुछ पूछना चाहें। बाकी मैं इसका एक डायग्राम और दिखाऊंगा अभी आपको, जो थोड़ा सा इसको और बेटर एक्सप्लेन करेगा। If you have any query, you can come forward। तो मैं एक और डायग्राम आपको बता रहा हूँ जिससे थोड़ा सा ये बेटर आप पता चलेगा। ये उसी मल्टीप्लेक्सिंग स्ट्रक्चर का ये दूसरा प्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पर एक सबसे स्टार्टिंग यूनिट को मैंने कंटेनर बताया था, ये कंटेनर 2 MB के लिए इस्तेमाल होता है। तो 2 MB कंटेनर में मेरा एक PCM में इवन लिंक आके मैप हो गया, और इसमें एक एडिशनल बाइट ऐड की गई थी, इसको मैंने पास ओवरहेड बताया था। पास ओवरहेड क्या करता है, एरर मॉनिटर या एरर को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। तो इन दोनों को मिला के बोला था मैंने वर्चुअल कंटेनर। नेक्स्ट लेवल पर ऐड किया हमने पॉइंटर, जो कि लोकेशन बताएगा। तो पॉइंटर बनने के बाद में ये नेक्स्ट लेवल में बना ट्रिब्यूटरी यूनिट।
3 ट्रिब्यूटरी यूनिट कंबाइन होकर बनते हैं ट्रिब्यूटरी यूनिट ग्रुप ऑफ लेवल 2. In the next stage, 7 tug 2 are combined to make a tug 3. Then 3 tug 3 are combined to make VC4. Then we again add pass overhead of higher level. Then pointer for add your positive justification, negative justification. And finally SOS, section overhead, जो कि सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का वर्किंग पाथ, प्रोडक्शन पाथ बताने के लिए, ग्लोबल क्लॉक के साथ अलाइन करने के लिए, मेंटेनेंस चैनल जिस पर बाइट इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है, सारी चीज़ें एसओएस के ऊपर ट्रेवल करती हैं. सर ये क्लियर है अभी तक जो हम बता रहे हैं? बताइए सर कोई भी. फिर इसमें जो लोअर यूनिट है, हेलो, हाँ हाँ, जो लोअर यूनिट का पीओएच है और जो फाइनल बन रहा है एसटीएम, पीओएच में डिफरेंस होगा या दे आर सेम? सर और पीओएच का इंफॉर्मेशन उस पीओएच में क्या है, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस इन फाइनल पीओएच एंड व्हाट द बिगर सेगमेंट TUG3 व्हाट यू हैव रिटन एंड द स्मॉलर जो कंटेनर में? जी, इसको सर एक तरह से बोलते हैं, इसको लोअर ऑर्डर पाथ ओवरहेड और हायर ऑर्डर पाथ ओवरहेड. तो ये इसमें हम थोड़ा डिटेल में इंफॉर्मेशन होती है. ये जो लोअर ऑर्डर पाथ ओवरहेड है उसमें वो क्या करता है कि एक तरह से 4 2 MB के 4 पॉइंट्स को कंबाइन करके ये बनाता है. जबकि हायर ऑर्डर पाथ ओवरहेड होता है वो यूज होता है केवल हमारे 140 MB के लिए. तो इसकी मैंने आगे डिटेल दी हुई है. एक तरह से बेसिक वर्क सेम है. बेसिक वर्क जैसे मैंने बताया, यदि इंफॉर्मेशन आपकी ब्रेक हो जाती है तो लॉस ऑफ सिग्नल, ये दोनों बताएंगे कि हमारी जो इनपुट से सिग्नल नहीं आ रहा है, या फिर ट्रांसमिशन के दौरान एक आपका एरर आया वो बताएगा. और पर इसमें आपकी कुछ एडिशनल, मतलब ये 9 बाइट्स होती है, सिंगल बाइट होती है. तो ये आपके एक मैंने स्लाइड आगे ऐड की है, उसमें डिटेल में आपको आएगा. मतलब बेसिक वर्क सेम है पर वो डिटेल में है, ये थोड़ा सा इसमें से लिमिटेड है. आपको आगे स्लाइड में दिखाई देगा. अच्छा, अब क्या है, जैसे अभी मैंने आपको पॉइंटर लोकेशन के बारे में बता रहा था कि पॉइंटर क्या कहता है कि मेरे STM1 के अंदर ये पार्टिकुलर E1 पार्टिकुलर PCM कहाँ पर रखा हुआ है. तो अब पॉइंटर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके लिए एक कंसेप्ट यूज होता है KLM. मतलब जैसे STM एक बड़ा स्ट्रक्चर है, STM के बड़े स्ट्रक्चर के अंदर 3 छोटे, मतलब यू कैन से इट इज अ बिग बॉक्स. इन दैट वी हैव 3 स्मॉल बॉक्स, और उन बॉक्स के अंदर फिर 3 बॉक्स, वो 7 बॉक्स, फिर 3 बॉक्स. तो यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई किया गया KLM के थ्रू. तो यहाँ पर एक पैरामीटर यूज किया गया K, यहाँ पर L और यहाँ पर M. अब K की वैल्यू कितनी है? K इज 1, 2 और 3. सेकेंड पैरामीटर है L, सेकेंड लेवल पर L है, इसकी वैल्यू L की है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. और थर्ड पैरामीटर की वैल्यू है M, 1, 2, 3. अब मान लीजिए मैं PCM नंबर 21 की बात करता हूँ. जैसे मेरे एक STM1 के अंदर टोटल कितने PCM होते हैं, मैंने बताया 63. एक STM1 63 PCM को कंबाइन करता है. तो PCM मैप कैसे होते हैं, उनकी लोकेशन कैसे बनाई जाती है? तो अभी जैसे हमने देखा 3 TU12 कंबाइन होकर टग 2 बनाया, 7 टग 2 कंबाइन होकर टग 3 बनाया. तो इस टग 3 के अंदर कितने हैं बताइए? 3 into 7 21. तो टोटल 63 कैसे होंगे? 1 to 21 पहले वाले में जहाँ पर K की वैल्यू 1 है, और 22 to 42 जहाँ पर K की वैल्यू 2 है, और 43 से लेकर 63 जहाँ पर K की वैल्यू 3 है. ठीक है. तो अब मैंने बात की कि PCM नंबर 21. तो सिस्टम कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि PCM नंबर 21 कहाँ पर रखा होगा? तो सबसे पहले वो इस पैकेट में सबसे लास्ट वाला होगा. तो उसमें K की वैल्यू सर कितनी हुई? 1. अब ये किससे मिलके बना हुआ? ये 7 टग 2 से मिलके बना हुआ है. तो ये इसका आखिरी होगा. तो इसकी L की वैल्यू 7 और 21 मतलब है, तो यहाँ पर भी इसका आखिरी होगा. तो K इज 1, L इज 7 और M इज 3. तो ये हमारे जो भी सिस्टम के इंचार्ज होते हैं
तो जब भी किसी लाइन को कॉन्फ़िगर करते हैं तो उनको सबसे पहले KLM स्पेसिफाई करना पड़ता है। KLM इज द पॉइंटर बेसिकली। तो KLM इसका मतलब हुआ एक तरह से टाइम स्लॉट। तो SDH क्या है, एक तरह से आपकी सर्किट स्विचिंग है, उसके लिए आप उसमें एक हर जो भी PCM आ रहा है 2 MB का, उसको एक टाइम स्लॉट रिजर्व कर रहे हैं उसके लिए। तो अभी मैंने जो PCM कोई भी एक्सचेंज से आया, मैंने उसको एक नंबर दे दिया कि आपको ये टाइम स्लॉट असाइन है, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो इस टाइम स्लॉट पर जाएगी। तो KLM मैंने बनाया 21173, और जैसे इसका सबसे आखिरी वाला है 63 नंबर, वो सबसे आखिरी में होगा। इसका K भी 3 होगा, L भी 7 होगा, और ये M3 होगा। तो दिस इज द पॉइंटर। एक बिग बॉक्स, उसके अंदर 7 स्मॉल बॉक्स, उनके हर बॉक्स के अंदर 3 स्मॉल बॉक्स है। तो दिस इज द KLM। तो यदि आप लोग हमारे यहाँ कभी भविष्य में प्रैक्टिकल करने आएंगे तो उसमें हम आपको ये कॉन्फ़िगरेशन, मतलब एक आध PCM बनवा के दिखा सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग किसी MSC को हमने मान लीजिए 4 टाइम स्लॉट दे दिए। तो 4 टाइम स्लॉट देने से हमने उसको 2 MB की 4 लाइन दे दी, तो 8 MB से इंफॉर्मेशन जा रही है। मतलब इसके जो इंफॉर्मेशन वॉइस चैनल्स के लिए ये एक्सचेंज को एज पर रिक्वायरमेंट तो उसमें रिजर्व कर देते हैं। ये डायग्राम सर बड़ा इंपॉर्टेंट है SDH को समझने के लिए। अब मैं आपको बैक ले जाता हूँ जस्ट फॉर नोमेनक्लेचर। क्या क्या नोमेनक्लेचर थे इसमें। सबसे बेसिक यूनिट है हमारी कंटेनर। कंटेनर क्या कर रहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि एक्सेस नेटवर्क से आ रही है, वो PDH की हो सकती है, टेलीफोन एक्सचेंज की हो सकती है, उसमें जिसमें मैप किया जा रहा है उसको कंटेनर बोला गया। बिट बाई बिट उसमें ऐड की जा रही है। कंटेनर में ऐड किया गया पाथ ओवरहेड, तो उससे बन गया वो वर्चुअल कंटेनर। पाथ ओवरहेड एक तरह से इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है मेरे सिस्टम को। ट्रांसमिशन के दौरान कोई भी दिक्कत आएगी तो इस पाथ ओवरहेड को पढ़ के हमारा सिस्टम बताएगा। नेक्स्ट था ट्रिब्यूटरी यूनिट। ट्रिब्यूटरी यूनिट इज फॉर्म्ड बाय एडिंग पॉइंटर टू द वर्चुअल कंटेनर। तो ट्रिब्यूटरी यूनिट मतलब जब पॉइंटर ऐड कर दिया, पॉइंटर जो मैंने बताया आपको KLM था, तो ट्रिब्यूटरी बोला गया। अगला एक पैरामीटर था ट्रिब्यूटरी यूनिट ग्रुप। तो कई सारे ट्रिब्यूटरी को कंबाइन करके हमारे ट्रिब्यूटरी यूनिट ग्रुप बनाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जब फाइनली जो हायर लेवल पे आपका पॉइंटर ऐड होता है तो बनता है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। ये एक तरह से ट्रांसमिशन के दौरान कोई डिले आता है उसको एडजस्ट करने के लिए। एंड दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर STM। फुल फॉर्म STM का होता है सिंक्रोनस ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल। जब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में 81 बाइट ऐड की जाती हैं, जिन 81 बाइट्स को बोला जाता है सेक्शन ओवरहेड, तो उसको हमने बोला योर सेक्शन ओवरहेड, जो कि आपके सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन और प्रोटेक्शन पाथ कौन सा लेना है, मेंटेनेंस, अगर कुछ बिट्स भेजिए कुछ भेजिए, सारी चीज़ें SOH पर डिपेंड करती हैं। चलिए आगे ये चलते हैं। अच्छा, अब SDH को ट्रक एनालॉजी से भी समझा जाता है। तो अभी जो हमने देखा SOH से पहले जो इंफॉर्मेशन बन गई थी, जो 63 PCM आ गए हमारे पास, वो पेलोड बोला गया। तो पेलोड में आपकी एक्चुअल आपकी जो भी यूजर इंफॉर्मेशन है अलॉन्ग विद देयर पाथ ओवरहेड, ठीक है, तो ये पेलोड हो गया। और ये ओवरहेड आपका SOH है। ये तरह से कंट्रोल इंफॉर्मेशन है कि अगर पाथ ब्रेक होता है तो उसे ये ड्राइवर को पता है एक तरह से कि यदि कहीं रास्ता खराब है तो मुझे अल्टरनेट पाथ कौन सा लेना है, या फिर मतलब किसी भी ट्रबल के दौरान मुझे किस तरह से रिएक्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल इंफॉर्मेशन पास होती है, मतलब उसको डेस्टिनेशन कहाँ जाना है। तो एवरीथिंग इज विथ दिस SOH while this payload is having user data.
तो ये दोनों मिलते हैं तभी हमारा STM कंबाइन होता है। कंटेनर हमने देख लिया। कंटेनर आपके 3 तरह के हैं। C1 कंटेनर 2 MB के लिए, C3 कंटेनर 34 MB या 45 MB के लिए, और C4 कंटेनर 140 MB के लिए। इसका साइज C4 का 150 MB होता है, C3 का 50 MB होता है। अब जैसे हमने अभी पास ओवरहेड की बात करें, सबने पूछा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अभी हमारे पास 2 तरह के पास ओवर जो इंफॉर्मेशन है वो 2 MB के लिए था, जिसको कि लोअर ऑर्डर VC बोला गया। उसमें जो ऐड किया जाता है उसको लोअर ऑर्डर पाथ ओवरहेड बोला जाता है, और जो हायर ऑर्डर VC3 या फिर 140 के लिए हायर ऑर्डर पाथ ओवरहेड। इसकी डिटेल शायद आगे वाले में जस्ट आई बताता हूँ आपको। ठीक है, तो ये जस्ट जो हमने किया है उसका जस्ट रिपीट हो रहा है। कंटेनर में पाथ ओवरहेड बनते हैं कंटेनर, और ये पॉइंटर। पॉइंटर क्या है? पॉइंटर इज एन इंडिकेटर हुज वैल्यू defines the frame offset of VC with respect to the frame reference of the transport entity on which it is supported। तो पॉइंटर एक ऐसी एंटिटी है जो ये बताती है कि मेरे जो पेलोड में एक्चुअल इंफॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो यदि उसमें हमारा सिस्टम आगे पीछे किसी से डिले होता है तो पॉइंटर को हम पॉजिटिव इंक्रीमेंट नेगेटिव इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो पॉइंटर इज द ऑफसेट ऑफ द डेटा इनसाइड द STM फ्रेम। STM फ्रेम में किस जगह से डेटा स्टार्ट हो रहा है। जरूरी नहीं है कि वो फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट हो जाए, हो सकता है वो डिले करके कुछ कॉलम छोड़ के स्टार्ट हो, तो पॉइंटर में उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी। ये इसका मुख्य प्रिंसिपल है, रिपीट है साइकिल एक तरह से। तो ये साइकिल इस तरह से आप देख सकते हैं। कंटेनर में पास ओवर ऐड हुआ तो वर्चुअल कंटेनर बना, और जो कंटेनर पॉइंटर ऐड हुआ तो ये इसको AU बोला गया हायर लेवल पे। जैसे लोअर लेवल में ट्रिब्यूटरी यूनिट बोल रहे थे, हायर लेवल में बोला गया एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। तो फाइनली ऐड किया गया सेक्शन ओवर है, तो ये बन गया STM। ये चीज हमने डायग्राम पहले देख लिया था। ये डायग्राम उसको अंडरस्टैंड करने के लिए काफ़ी ठीक रहता है कि आपके STM 1 के अंदर जो डिफरेंट कई सारे ग्रुप्स हैं कौन कौन से होते हैं। अब एक और नेक्स्ट इसमें इंफॉर्मेशन है, डायग्राम बना होगा एक रिप्रेजेंटेशन STM 1 का मैट्रिक्स के फॉर्म में किया जा सकता है। अब मैट्रिक्स जिसमें कि आपके 9 नंबर ऑफ रोज हैं, 270 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। STM कैन बी मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड like a matrix that is having 9 number of rows and 270 number of columns। तो यहाँ से आप इसको डेटा रेट निकालने का काम आता है। तो उस मैट्रिक्स में 9 रोज हैं, 270 कॉलम्स हैं, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ बाइट्स 270 बिट्स में कन्वर्ट करेंगे, 9 इंटू 270 इंटू 8 हो जाता है। तो एक STM 1 के फ्रेम में कितनी बिट होती है? 270 इंटू 9 इंटू 8। अब STM में हर सेकेंड में 8000 फ्रेम ट्रांसमिट होते हैं। एक फ्रेम का ड्यूरेशन जो डिफाइन किया गया है 125 माइक्रो सेकेंड। इन एवरी सेकेंड 8000 फ्रेम्स are ट्रांसमिटेड। तो यदि हमको बिट्स पर सेकेंड निकालना है तो 9 इंटू 270 इंटू 8, तो यहाँ से 155.52 मेगा बिट्स पर सेकेंड। तो ये बिट रेट के लिए मैट्रिक्स काम में आती है। तो STM 1 रिप्रेजेंटेड इन मैट्रिक्स हैविंग 9 रोज एंड 270 कॉलम। तो ये जस्ट कैलकुलेशन है जो STM 1 का बेसिस बताता है। और सर हम पाथ ओवरहेड जो आपने पूछा उसके बारे में, दोनों पाथ ओवरहेड को थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। यदि हमारा लोअर लेवल है जिसको कि हमने 2 MB का बोला, तो उसमें हर फ्रेम में जाके एक एक बाइट ऐड होती है। तो बेसिकली इसका जो पाथ ओवरहेड है वो 4 फ्रेम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि वहां पर हमारे पास एक सिंगल बाइट ही अवेलेबल है। तो इसीलिए पूरी इंफॉर्मेशन एक फ्रेम में, मतलब सारी कंट्रोल इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग के लिए एक फ्रेम में नहीं जा पा रही। तो पहले फ्रेम में आपने इंफॉर्मेशन कुछ दी, इसको V5 बाइट ऐड की, सेकंड फ्रेम में J2 बाइट ऐड की, थर्ड फ्रेम में N2 बाइट ऐड की, और फोर्थ फ्रेम में K4 बाइट ऐड की। तो जो लोअर लेवल का पाथ ओवरहेड है उसका ड्यूरेशन कितना हुआ, वो 4 फ्रेम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अभी मैंने बताया था आपको STM 1 में फ्रेम का ड्यूरेशन कितना है, 125 माइक्रो सेकेंड। तो इसीलिए लोअर ऑर्डर पाथ ओवरहेड में जो टोटल
पाथ ओवरहेड है वो 4 फ्रेम डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए उसका ड्यूरेशन बोला गया 125 इंटू 4 500 माइक्रोसेकंड। तो अब थोड़ा सा डिटेल में है इसका, जो मैंने 4 बाइट ऐड की है वो इंडिविजुअल बाइट करती क्या है। तो देखिए, पहली बाइट को बोलते हैं, जो हमने पहले ऐड की थी उसको बोलते हैं पाथ स्टेटस, मतलब उसके अंदर 8 बिट्स हैं। तो ये हमारी जो पाथ है उसका स्टेटस, बेसिकली ज़्यादातर रोल इसी का है। तो इसमें पहली 2 बिट हैं मॉनिटरिंग के लिए, इसे बोलते हैं बिट इंटरली पैरिटी। 2 बिट्स को पैरिटी कैलकुलेशन के लिए रखा गया। तो उसमें अगर कहीं पैरिटी वायलेशन होता है तो ये वाली बिट आइडेंटिफाई करेंगे। तो तीसरी बिट को बोला गया रिमोट एरर आइडेंटिफिकेशन। अगर जो मेरा जहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है वो स्टेशन फॉल्ट करता है तो ये बिट नंबर 3 उसमें सेट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ये एरर आता है तो वो कितना 1 पर आ जाएगी। तो ये V5 की हर बिट की जानकारी है। रिमोट फेल्योर, तो ये तो क्या हुआ था, लिंक डाउन हुई थी, अगर वहां से वो सिस्टम ही एक तरह से पूरा तरह से करप्ट हो जाए तो वो एक तरह से RFI बिट नंबर 4 उसका रिमोट फेल्यूर के बारे में बताएगी। तो हर बिट का अपना अपना काम है। 5 6 7 ये क्या बता रहा है, C2 बाइट। बेसिकली ये यूज किया जाता है कंटेंट के लिए। देखते हैं यूज ऑफ सी स्पेशल मैपिंग C2 बाइट। कंटेंट आइडेंटिटी, ओके ठीक है। बिट नंबर 5 6 7 ये आपका कंटेंट कि जो हमारे उसमें ट्रेवल कर रहा है, किस टाइप की इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर रही है। ये पॉसिबल हो सकता है कि उसमें आपके टेलीफोन लाइंस की इंफॉर्मेशन है, ये हो सकता है कि उसमें ईथरनेट डेटा है। मतलब जो हमारे अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस को आप कैरी कर रहे हैं, तो उसमें बिट नंबर 5 6 7 ये आपका इसके उस कंटेंट को आइडेंटिफाई करने का काम आती है कि आपके एक्चुअल इंफॉर्मेशन। तो इसको मॉनिटरिंग करके आप ये बता सकते हैं, इसकी मतलब डिटेल रहती है कि 001 है तो लैंडलाइन इंफॉर्मेशन टग स्ट्रक्चर है, 010 है तो अलग अलग तरह से उसकी एक टेबल है जो कि सिस्टम को पता होता है कि अगर इसकी इस बाइट की ये वैल्यू है तो फिर उसमें क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, रिमोट डिफेक्ट इंडिकेशन RDI। दिस बिट इज सेंट बैक टू द VC, नॉर्मल ऑपरेशन लॉजिक 0, फेल्योर हो गया, ये एरर हो गया। तो ये आई थिंक रिसीवर स्टेशन का है। तो बेसिकली ये स्टेशन फेल्योर के लिए ही बता रहे हैं। एक में से तो आपको पता चला था कि लाइन में ब्रेक हो गया था, दूसरे पता चला कि सिस्टम फेल हो गया, तीसरा ये शायद डेस्टिनेशन के लिए होता है। तो ये V5 बाइट एक तरह से हमारी जो लिंक है उसमें कितना एरर आया, रिमोट स्टेशन की एक्सेसिबिलिटी कितनी है, क्या इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं, ये सारा कुछ V5 बाइट ने बता दिया। J2, उसके बाद अब अगले फ्रेम में हमने ऐड किया पाथ ट्रेस बाइट। तो ये एक तरह से आपको पिंग कमांड, दोनों स्टेशनों के बीच में कनेक्टिविटी लगातार बनी हुई है कि नहीं बनी हुई, उसके लिए वो एक 16 बाइट का टेलीग्राम फ्रेम लगातार भेजते हैं। तो उससे पाथ ट्रेस बाइट, तो ये लगातार एक सेंड एक्नोलेज में टाइप चलता रहता है, जो हमारे दोनों के बीच की कनेक्टिविटी को पता लगाने का काम आता है। P4 बाइट है ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन स्विचिंग। तो जैसे ही कोई हमारा आपका पाथ ब्रेक होगा तो इस वाले यूनिट को अल्टरनेट पाथ इसके लिए कौन सा डेजिग्नेट किया गया है, तो ये K4 बाइट में दिया होगा कि आपको यदि ये पाथ आपका वर्किंग पाथ ब्रेक हो गया तो अल्टरनेट पाथ की आपकी कौन सा स्विच करना है। तो ये K4 बाइट है। और लास्ट सिंक्रोनाइजेशन स्टेटस, ये बाइट यूज फॉर मैनेजमेंट पर्पस टैंडम कनेक्शन मेंटेनेंस। बेसिकली इसका मतलब है कि हमारे नेटवर्क में कई सारे नोड्स आएंगे, तो उन नोड में से किस नोड पर एक तरह से फॉल्ट आया हुआ है। हालांकि ये जो N2 बाइट है SDH के केस में दिया हुआ था पर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो अभी SDH के बाद हमने नई टेक्नोलॉजी OTN लेकर आए हैं, वहाँ पर टेंडम कनेक्शन मेंटेनेंस या मॉनिटरिंग बोलते हैं इसको। ये स्ट्रॉन्ग होती है कि नेटवर्क में अगर मल्टी ऑपरेटर हैं और मुझे इस तरह से सर्विस नहीं मिल पा रही है तो मेरा नेटवर्क का कौन सा हिस्सा है, सारे हिस्से ABCD, तो उसमें से कहाँ पर दिक्कत आ रही है और किस पार्ट में, मल्टी ऑपरेटर में से किस ऑपरेटर के पास प्रॉब्लम है, तो वो TCM को मॉनिटर करके पता लगा लेते हैं। तो SDH में ये प्रोविजन तो था पर इतना इसमें यूजफुलनेस मतलब नहीं था।
उसको उतना इंप्लीमेंट उतना नहीं किया गया। अब सर वो हमने देखा था लोअर ऑर्डर का, ये हायर ऑर्डर पाथ ओवरहेड का काम है। तो जो फंक्शनिंग वहां पर 4 फ्रेम में हो रही थी, अब यहाँ पर एक सिंगल में इस तरह से एक सिंगल आपके 9 बाइट्स ऐड की जाती हैं। एक ही जो 140 MB का एक सिंगल फ्रेम आता है, उसमें आप एक ही में ये 9 बाइट्स ऐड कर देते हैं। तो काम वही है, जैसे वहाँ पर पाथ ट्रेस के लिए हमने J2 बाइट का इस्तेमाल किया था, यहाँ पर J1 बाइट काम कर रही है पाथ ट्रेसिंग का, सेंड एक्नॉलेजमेंट पिंग कमांड का। B3 पैरिटी का काम कर रही है कि अगर 3 का एरर में बिट एरर आता है तो आपको ये BIP बिट इंटरली पैरिटी ऑफ 8 बिट ये बताएगा। C2 कंटेंट के लिए आता है, इसमें किस टाइप की इंफॉर्मेशन है तो ये C2 कमांड में आएगा। G1 पाथ स्टेटस का मतलब है अगर मेरी इसमें एरर आ रहे हैं तो कितने एरर आ रहे हैं, मतलब लिंक की हेल्थ कैसी है, तो ये G1 बाइट बताती है। अब F2 और F3 इनको मेंटेनेंस चैनल बोला जाता है कि अगर कुछ इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें जो हम मेंटेनेंस एक्टिविटी करते हैं तो उसके लिए 2 चैनल इकट्ठे किए गए हैं, F2 F3। H4 को बोला जाता है मल्टी फ्रेम। H4 का मतलब है जैसे मैंने बताया था आपको, ईथरनेट डेटा के लिए हमने क्या किया, छोटी छोटी लिंकों को कंबाइन करके बड़ी ग्रुप बनाया। जैसे सब्सक्राइबर ने मांगा मुझे 200 MB का लिंक चाहिए, तो हमारे पास कंटेनर एक C3 50 MB का है, तो 50 MB के 4 कंटेनर का हमने ग्रुप बना दिया, मल्टी फ्रेम बनाया फिर उसको। तो चारों की अपनी अपनी नंबरिंग, सीक्वेंस नंबर, उसका काउंटर नंबर, ये सारी चीज़ें। तो जब SDH का माइग्रेशन हम नेक्स्ट लेवल पर नेक्स्ट सोल्यूशन SDH बनाया तो उसमें इस वाली H4 बाइट को इस्तेमाल किया गया। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें प्रोटेक्शन स्विचिंग, प्रोटेक्शन पाथ कौन सा लेना है, और ये TCMC बाइट जो कि है पर बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं। तो सर ये डिटेल में है थोड़ा सा, मतलब अगर एक क्वेश्चन आपका ये था कि पाथ ओवरहेड दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों काम एक ही कर रहे हैं, पर वहाँ पर एक सिंगल बाइट थी इसलिए इंफॉर्मेशन को 4 फ्रेम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, और यहाँ पर उसको एक ही फ्रेम में, हायर ऑर्डर के केस में एक ही में आप सारी इंफॉर्मेशन ऐड कर दीजिए। ये डिटेल है उसकी, तो मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ, तो ये आप पढ़ सकते हैं उसके बाद में। पाथ स्टेटस जो पहली हमारी G1 बाइट थी, अलार्म इंडिकेटिंग सिग्नल, लॉस ऑफ सिग्नल, रॉन्ग पाथ ट्रेस, ये सारी चीज़ें। ये कंटेंट की डिटेल है कि अगर आपकी इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर रही है उसके अंदर क्या है, और 0 में 0 लिखा हुआ है तो उसके अंदर टग स्ट्रक्चर है। अगर उसके अंदर आपका ये 30 लिखा हुआ है तो उसमें ATM डेटा है, 14 है तो मैन, मतलब कंटेंट, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज ट्रेवलिंग इनसाइड। 04 है तो 34 MB की एक इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर रही है। 12 है तो उसमें 140 MB की मैपिंग की गई है। तो ये सर पॉइंटर है, इसका एक और डायग्राम। पॉइंटर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स अ मींस टू अकोमोडेट टाइमिंग डिफरेंस एट SDH नेटवर्क। पॉइंटर इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ पेलोड विदिन अ STM1 फ्रेम। तो जैसे हमारे SO ये था पेलोड, उसमें हमने देखा था एक एनालॉजी में कि मैंने बताया मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें 9 नंबर ऑफ रोज होते हैं और 270 नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। तो जो 270 कॉलम्स में से फर्स्ट 9 कॉलम तो कितना, इसको बोलते हैं सेक्शन ओवरहेड, और अगले जो 261 कॉलम बचे इसमें आया पेलोड। तो SOS मैंने बताया था स्टार्ट में कि 81 बाइट होते हैं, तो हियर आर 9 रोज एंड 9 कॉलम मिला के इसने बताया सेक्शन ओवरहेड। इसमें केवल कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है, और इसमें एक 4th रो पॉइंटर को दी हुई है, तो ये बताता है कि STM फ्रेम के अंदर मेरी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, पॉइंटर में उसकी लोकेशन, स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है। तो दूसरी डायग्राम समझ सकते हैं, इस डायग्राम में ज़्यादा क्लियर है। दिस इज SOH is further divided into regenerator section overhead, multiplex section overhead। तो पॉइंटर बताता है पहले वाले VC4 का स्टार्टिंग। तो मैंने बताया VC4 3 tag 3 से मिलकर बन सकता है, तो जैसे ही हम VC4 तक पहुंचे, एक एनवेलप ओपन किया, उसके अंदर 3 एनवेलप निकले, तो फिर उन एनवेलप के अंदर उनने इसकी लोकेशन दी उनके लिए, जैसे हमने बताया ये K, दिस इज द वैल्यू ऑफ K। इस पॉइंटर ने तो यहाँ तक शुरुआत बता दी, फिर KLMI जैसे मैंने आपको पॉइंटर बताया था, यहाँ पर K की वैल्यू 1 2 3,
अब के उसकी जो यहाँ तक मैं पहुँचना है उस के की वैल्यू 1 है तो उसने पहले वाले पे ले गया, के की वैल्यू 2 है तो यहाँ तक ले गया, के की वैल्यू 3 है तो यहाँ तक ले गया। तो उसके हर के करस्पॉन्डिंग हमें 3 एनवेलप मिले उसके अंदर, हर एनवेलप के अंदर फिर 7 एनवेलप हैं, फिर उसके अंदर 3। तो दिस इज द हाउ वी रीच द लोअर लेवल विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। कैसे अपन एक एनवेलप के अंदर एनवेलप मिलता है, किस तरह से कई सारे को ऐड करते हुए हम पहुँचते हैं। तो पॉइंटर आपको उस हमारी एग्जैक्ट जहाँ पर इंफॉर्मेशन रखी हुई है वहाँ तक पहुँचने के माध्यम बताता है। अब मान लीजिए हम 2 MB को ट्रेवल ना करते हुए हमारे पास डायरेक्टली 4 MB 140 MB की लिंक है, तो उसमें ये लोअर एनवेलप होगा ही नहीं, तो ये पॉइंटर डायरेक्टली 140 MB को इंडिकेट कर देगा। ओनली के की वैल्यू होगी, मतलब उसमें बेसिकली 140 MB में तो के भी नहीं होगा, उसमें केवल एक STM1 पूरा ऑक्यूपाइड होगा। ये बेसिकली के कब आएगा, यदि इंफॉर्मेशन 34 MB की होगी। तो किस लेवल तक जाएंगे वो डिपेंड करेगा आपको कितनी ग्रेनुलरिटी कितनी है उसकी। छोटा लेवल की इंफॉर्मेशन है, हायर लेवल की इंफॉर्मेशन है। ये सर SOS के बारे में डिटेल है थोड़ी सी, जो मैंने बताया 81 बाइट्स सेक्शन ओवरहेड की हैं, इनका क्या क्या काम है। तो जब फाइनल हमारा SPH स्ट्रक्चर बनता है तो सबसे पहली जो 6 बाइट को बोलते हैं फ्रेम अलाइनमेंट बिट। मान लीजिए किसी एक स्टेशन A से B तक STM1 का फ्रेम गया, तो उसमें 3A1 बाइट्स आई और 3A2 बाइट्स आई। ये क्या करती हैं, रिसीवर क्या करता है, इनकमिंग फ्रेम के साथ में अपनी क्लॉक को अलाइन करता है, मतलब जिससे कि उसका सिंक्रोनाइजेशन प्रॉपर हो। तो वो क्या करता है, सबसे पहले इनकी वैल्यू रीड करता है। A1 में लिखा होता है हेक्साडेसिमल में F6, F6 कितना होगा हेक्साडेसिमल में, F स्टैंड्स फॉर 1111 एंड 6 स्टैंड्स फॉर 0110। So they will be having F6, F6, F6 and A2 will be having 28, 28, 28। तो ये एक पैटर्न आता है इनकमिंग फ्रेम में, पहले F6, 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 28, 28, तो इट इंडिकेट दैट वन STM1 फ्रेम इज कमिंग। तो रिसीवर हमारी इनकमिंग इंफॉर्मेशन को अलाइन कर लेता है, इसलिए इसको बोला गया फ्रेम अलाइनमेंट वर्ड। तो ये इस तरह से केवल ग्लोबल क्लॉक में अलाइन करने का काम आता है। J0 क्या है, ट्रेसिंग का काम करती है। एक पास ओवरहेड में भी ट्रेसिंग का था, यहाँ पर भी मल्टीपल लेवल पे आप उसको लगातार सिस्टम की कनेक्टिविटी को चेक कर रहे हैं। G1 ये RS2 रिपीटर की पैरिटी का काम करती है। E1 ऑर्डर वायर है, इक्विपमेंट में एक टेलीफोन लगा होता है जो कि इंचार्ज आपस में बात करते हैं जिससे। और ये D1 से लेके D12 तक ये सारे डेटा कम्युनिकेशन DCC चैनल होते हैं। टोटल 9 बाइट्स हैं, 576 kbps का चैनल बन गया, इसमें पूरे इक्विपमेंट कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। S1 इज सिंक्रोनाइजेशन बाइट, B2 इज अगेन पैरिटी बाइट। तो ये सब डिटेल है इसके बारे में। अब वो SPH के इक्विपमेंट्स का कुछ नोमेनक्लेचर है, टेक्नोलॉजी पार्ट तो वहीं तक था। अब जस्ट इसमें यदि इसको लीनियर टोपोलॉजी में आप लगाते हैं तो उसको SPH को TM बोलते हैं, टर्मिनल मल्टीप्लेक्सर बोलते हैं। तो जैसा मैंने बताया एक STM1 में या तो 63 2 MB कनेक्ट कर सकते हैं, या 34 MB के 3 कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर 140 MB का 1 कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन। जैसे मान लीजिए हमने 34 MB का 1 कनेक्ट कर दिया तो हमारे पास 60 मतलब 2 टग 3 बचे, तो 21, 21, 42 कनेक्ट कर सकते हैं। ये क्लास के लिए शायद पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जब रिंग टोपोलॉजी में SPH को लगाते हैं तो उसको ADM बोला जाता है, एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर। तो ये इसका बेनिफिट क्या होता है, हमारा इक्विपमेंट 2 साइड से कनेक्टेड होता है, एक साइड ब्रेक होती है दूसरी साइड से भी, और फिर 2 साइड में भी डबल फाइबर होते हैं। एक वर्किंग फाइबर चलता है और एक को प्रोटेक्शन के लिए रिजर्व रखते हैं। तो जैसे ही एक ब्रेक हुआ तो दूसरे पर स्विच कर जाता है, इसको बोला जाता है सर्वाइबिलिटी। तो जब रिंग टोपोलॉजी में लगाया गया, जैसे मैंने बताया था SDH की विशेषता क्या है रिंग टोपोलॉजी पर, आप अगर जरूरत आपको हो तो केवल आपको लीनियर में भी यूज कर सकते हो, और पूरा एडवांटेज लेने के लिए हम इसको रिंग टोपोलॉजी में लगाते हैं, है ना। और कहीं पर ऐसी जरूरत नहीं है प्रोटेक्शन लेने की, फाइबर को हमको रिजर्व नहीं कर सकते, तो केवल लीनियर में भी लगा सकते हैं। रिंग के लिए इसको ADM बोला गया। रीजनरेटर
इसका क्या पर्पज है, जब लॉन्ग डिस्टेंस हमारे पास कनेक्टिविटी हमारे 100 किलोमीटर तक जाना है, तो आफ्टर एवरी 40 किलोमीटर अटेन्यूएशन आ जाता है उसमें। अटेन्यूएशन के लिए हम इसमें रीजनरेटर लगाया। इसमें आपका रीआर फंक्शन होता है, रीटाइमिंग, रीशेपिंग एंड रीजनरेटिंग। तो आपको इस तरह से सिग्नल को टाइमिंग भी करना है, ठीक उसका शेप करना है, तो इस तरह से रीआर फंक्शन हो रहा है इसमें। तो रीजनरेटर आपका एम्पलीफायर है, जो भी अटेन्यूएशन आ गया उसको आपका एम्पलीफाई करने के लिए, जिससे हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं। एनएमएस सेंट्रल ऑफिस में जहाँ पर बैठ के हम मॉनिटर कर रहे हैं, तो रिंग है जहाँ से एक्सेस करते हैं उसको गेटवे एनी बोलते हैं, गेटवे नेटवर्क एलिमेंट। दो रिंग आपस में कनेक्टेड है। तो एनएमएस से आप पूरा सिस्टम, पूरा नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करना, उसकी कैपेसिटी को कम करना, ज़्यादा करना, नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम। अलार्म भी आते हैं, सेंट्रल ऑफिस में बैठ के हम पूरा अपना पता लगा। तो इट इज नोन एज एनएमएस। तो क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम है, तो जो भी इंचार्ज है, अगर कहीं फॉल्ट आता है तुरंत उसको अलार्म आएगा। उसको अलार्म में 3 तरह के होते हैं। कहीं लिंक ब्रेक हो गई तो क्रिटिकल अलार्म आएगा रेड कलर का, लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो ऑरेंज कलर का, उसको मेजर अलार्म बोलते हैं। और कहीं नॉर्मल चीज़ें हैं तो उसको माइनर अलार्म बोलते हैं। तो उस पर एक्शन लिया जाता है एज पर। अगर आपका कहीं लिंक ब्रेक हो गई, LOS आ गया, लॉस ऑफ सिग्नल आ गया, रेड कलर का अलार्म आ गया क्रिटिकल, तो तुरंत आपको उसको हमारी टीम को भेज के उस जगह पे स्प्लाइस कराना पड़ेगा। और पता कैसे लगेगा किस जगह पर आया है, तो OTDR की मदद से। ये आई थिंक ऑप्टिकल फाइबर के लेक्चर में बताया होगा सर ने, कि इक्विपमेंट होता है ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर, OTDR, जिससे कि ब्रेक डाउन कितनी दूरी पर है ये पता लगता है। दीज आर द सम मैनेजमेंट फंक्शन। परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, फॉल्ट के बारे में पता लगा सकते हैं जो एनएमएस के थ्रू। कॉन्फ़िगरेशन आप रूट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अकाउंटिंग मतलब किससे कितना स्पीड कितनी है, सिक्योरिटी सारी चीज़ें, ये सारा कुछ एनक्रिप्टेड जाता है हमारा। जब भी लिंक में जा रहा है सारा कुछ एनक्रिप्टेड जाता है। दूसरा SDH इक्विपमेंट स्पेसिफिक वेवलेंथ पर काम करता है। ये भी मुझे बताना है कि SDH इक्विपमेंट जो उसको हम लेज़र जहाँ पर लगा हुआ है उसको SFP बोलते हैं। SFP इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेज़र एंड फोटोडायोड। तो वो जो लेज़र है आपका 1310 नैनोमीटर की लाइट एमिट करेगी या 1550, क्योंकि हमारे ऑप्टिकल फाइबर की दो विंडो, कई सारी विंडोज होती हैं, फर्स्ट विंडो, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो SDH ऑपरेट्स इन द सेकंड एंड थर्ड विंडो, जिनकी सेंट्रल वेवलेंथ कितनी है, 1310 नैनोमीटर और 1550। तो SDH इक्विपमेंट दोनों में ही काम करता है। तो जो भी व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको दोनों एंड पर ये इंश्योर करना पड़ता है कि आइदर मतलब जो लेजर जिस वेवलेंथ पे एमिट कर रहा है दूसरी तरफ भी सेम मैचिंग SFP हो। यहाँ 1310 जा रहा है तो वही 1310 ही है। तो ये SDH का वेवलेंथ काम करता है। तो टोपोलॉजी है सर, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी या पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, बीच में इक्विपमेंट है, ADM लगा दिया। किसी सेंट्रल ऑफिस से मल्टीपल लाइंस निकल रही, हब टोपोलॉजी बोला गया। अगर किन्हीं दो रिंगों को, दो रिंग है इक्विपमेंट की, STM 104 आपस में कनेक्ट करना है तो उसको DXP, एक इक्विपमेंट, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट है जो आपस में रिंग को डिजिटल क्रॉस कनेक्ट के थ्रू दो रिंगों को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं। तो रिंग टोपोलॉजी मैंने बताया आपको। रिंग टोपोलॉजी प्रोबेबिलिटी काम आता है, एक लिंक ब्रेक हो जाएगी तो दूसरी एंड से कनेक्टिविटी बनी रहती है। ये स्ट्रक्चर है इसका नॉर्मल। यहाँ पर रिक्वायरमेंट कम है, STM 1 डिप्लॉय किया, STM 1 को STM 4 की रिंग से कनेक्ट किया, STM 16 की रिंग से कनेक्ट किया। और इससे ऊपर टेक्नोलॉजी हमारी आती है DWDM। और हायर कैपेसिटी के लिए एक टेक्नोलॉजी होती है डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, या मल्टीपल ऑप्टिकल फाइबर को एक ही मल्टीपल चैनल्स को एक ही फाइबर के अंदर आप कंबाइन कर देते हैं। तो वो भी एक है आपका। सर ये है SDH के बारे में। कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं सर। एक क्वेश्चन आया था पाथ ओवरहेड वाला, मैंने बताया उसके बारे में। कोई डाउट सर? श्रवण सर आए हुए हैं क्या? यस सर। अरे सर नमस्कार। श्रवण सर मेरे बैचमेट रहे हैं MTech में।
तो हम लोगों ने एक साथ इंदौर से एमटेक किया था, तो उनसे कभी कम्युनिकेट नहीं हो पाया। सर आपसे भी बात करेंगे। कैसा लगा सर लेक्चर? बहुत अच्छा लेक्चर है सर। है ना? तो सर कोई डाउट हो तो आप मतलब आप लोग पूछ सकते हैं इस लेक्चर में, अगर किसी तरह का आपको मतलब टेक्नोलॉजी मैं इसको शेयर करूंगा प्रेजेंटेशन यस आज, सर। इसके बाद में भी आप कुछ चीज़ पूछिए, है ना? और जरूरी नहीं है कि इसी ड्यूरेशन में, आगे पीछे भी आपको अगर इसमें डाउट आता है तो मोस्ट वेलकम। श्योर सर, श्योर श्योर। हाँ, अदर और पार्टिसिपेंट सर इस लेक्चर में अभी कोई भी आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज बता सकते हैं। तो सर हम फिर आज का क्लोज करते हैं सेशन। अगर कोई क्वेरी नहीं है तो आप कभी भी ऐसा कुछ मतलब यादव जी को बता दीजिए, और या क्वेरी बता दीजिए, कुछ भी हम आपकी क्वेरी इसके टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग कुछ भी बताने को तैयार हैं। यस सर। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच सर फॉर अ पेशेंस लिसनिंग, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर थैंक यू सर। मोर सस्टेनिंग। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वी आर क्लोजिंग। Thank you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू सर।